गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लिप डे ड्रामे के एपिसोड 6 को। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम युकाचुंग के क्लब को देखते हैं। पाक शाई युकाचुंग से पूछता है, प्रेसिडेंट आपको कैसे पता चला कि इसने टाइम ट्रेवल किया है? 1 मिनट, यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। अगर आप सबने ठीक से गौर किया होगा तो आपको समझ में आएगा। जब ईसा ने अभी टाइम ट्रेवल किया था तब वो इन 6 लोगों के सामने गायब हुई थी। ये 6 लोग कौन? युकाचुंग, पाक शाई, ट्रिप, गोयुन, एसु और एलियन। इन 6 लोगों के सामने ईसा गायब हुई थी, पर इन 6 लोगों को याद ही नहीं कि ईसा ने टाइम ट्रेवल किया है। पर कैसे? आई थिंक डायरेक्टर और राइटर की फिलोसॉफी कुछ अलग ही होगी। अगर इस पर आपके कोई थॉट्स है, मतलब विचार है जो आपको देना है, तो कमेंट्स में आकर लिख के जाइए। हमारा कमेंट हर टाइम ऑन रहता है। चलो फिर अब हम हमारी कहानी पर आते हैं। युकाचुंग पाकशाई को कैमरा दिखाकर कहता है, ये देखो, ये वीडियो 86 मिनट का है। अगर ईसा ने टाइम ट्रेवल नहीं किया तो ये वीडियो इतना लंबा नहीं होना चाहिए। इससे एक चीज तो प्रूफ हो जाती है कि हम फ्यूचर की कोई भी चीज हमारे रियल टाइम में वापस नहीं ला सकते। ईसा पूछती है, पर क्यों? युकाचुंग इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि वो चीज हमारे टाइम और हमारे स्पेस में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब हमारे रियल टाइम में वो चीज हमारे पास अभी है नहीं, हम बस उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, पर वो अभी हमारे पास है नहीं। शायद वो फ्यूचर में हो। फिर युकाचुंग ईसा को टाइम ट्रेवल के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पूछता है। ईसा ने टाइम ट्रेवल के दौरान जो एक्सपीरियंस किया वो सब कुछ उसे बताने लगती है। और फिर लास्ट में कहती है, हैरान करने वाली बात ये है कि जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट होने वाला है वो ट्रक एक्चुअली मैंने बाथ हाउस के बाहर देखा था, जिस ट्रक में मैं बैठी भी थी, और उस ट्रक के पीछे वाले डोर में फॉक्स का लोगो था। युकाचुंग कहता है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तुम सभी ने सोचा ईसा टेलीपोर्ट होकर बाथ हाउस में ही क्यों चली गई? ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक चांस था ईसा को उस एक्सीडेंट के करीब लेके जाने का। फिर वो ईसा से पूछता है, तुम्हें याद है कि उस व्हाइट फॉक्स का लोगो कैसा था? फिर ईसा युकाचुंग को उस लोगो की ड्राइंग बना के दिखाती है। फिर युकाचुंग उन सबको एक काम देता है। वो कहता है, तुम सब चेक करो कि ये फॉक्स का लोगो किस कंपनी का है। फिर वो सभी लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। ईसा बालकनी में खड़ी होती है, तभी उसके पास युकाचुंग आता है। ईसा युकाचुंग को सॉरी कहती है कल रात के लिए, क्योंकि टाइम ट्रेवल करने के बाद वो डायरेक्टली वहाँ से चली गई थी बिना किसी को कुछ बताए, इसीलिए। युकाचुंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि सच्चाई को क्लियर में देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा भागते रहे। ईसा गुस्सा होकर कहती है, अगर ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता तो तभी भी क्या तुम यही सब कहते? हर कोई इमोशनल होता है। युकाचुंग कहता है, इसलिए तो मैं इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेता। फिर युकाचुंग ईसा को फियोना के बारे में पूछता है और कहता है, क्या उसने अपना डिसीजन ले लिया? ईसा कहती है, नहीं, अभी तक तो उसने कुछ नहीं डिसाइड किया, पर अगर मैं टाइम ट्रेवल नहीं कर पाती तो मुझे ये सब पता ही नहीं चलता और ना ही मैं फियोना को बताती। इस पर युकाचुंग कहता है, तो तुम क्या चाहती हो? जो तुमने फ्यूचर में देखा वो सब क्या प्रेजेंट में हो? ईसा कहती है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा फियोना और उसका बेबी सेफ रहे। पर डॉक्टर के कहने पर फियोना ने ट्रीटमेंट शुरू की और फिर वो ठीक हो गई, तो इसका मतलब ये होगा ना कि मैंने उसके बेबी को फ्यूचर में आने से पहले ही मार दिया। युकाचुंग उसे समझाते हुए कहता है, लाइफ में हमें बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं, कई बार तो उनकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। नतीजा हमेशा अच्छा हो इसकी कोई गारंटी नहीं। हर एक चीज में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर कुछ नई चीजों को पाना है तो कुछ पुरानी चीजों को भी खोना पड़ता है। फिर युकाचुंग ईसा को उसके मॉम के बैच के बारे में पूछता है। ईसा कहती है, मैं उसको हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ। युकाचुंग वो बैच देखने के लिए मांगता है। ईसा उसे देती है। युकाचुंग ईसा को उसके मॉम के बारे में पूछता है। ईसा कहती है, मेरी मॉम जापानीज थी। मेरे पैदा होने के तुरंत बाद वो चल बसी। इसके अलावा मुझे डैड ने कुछ भी नहीं बताया। युकाचुंग कहता है, तो क्या तुमने कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की? ईसा कहती है, इतने साल हो चुके हैं तो अभी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। युकाचुंग कहता है, अगर इस बैच में जरूर कुछ ना कुछ सुपरनेशनल पावर है तो तुम्हारी मॉम के डेथ का और टाइम ट्रेवल का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। ईसा कहती है, फिलहाल मैं फियोना पे फोकस करना चाहती हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं सोचना। अभी फिलहाल मैं इन सारी चीजों से दूर ही रहना चाहती हूँ। और ये सब सोचकर ईसा उदास हो जाती है, तो युकाचुंग उसको दिलासा देने के लिए जाता है, मतलब उसके कंधे पर हाथ रखने जाता है, पर कुछ सोचकर अपना हाथ पीछे करता है और ठीक है कह कर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रायन को दिखाया जाता है, जिससे कि अपनी न्यू शॉप पे बहुत ही ज्यादा काम होता है। एक दिन उससे मिलने रात को ईसा आती है उसकी न्यू शॉप पर। वो रायन के लिए केक लेकर आई थी, पर वो केक लाते टाइम पूरा स्मैश हो गया था। रायन उससे पूछता है, आज अचानक केक,
क्या बात है? ईसा उसको थैंक यू कहती है उस दिन कंपनी देने के लिए, मतलब फियोना के बारे में उसे समझाने के लिए। रायन उस स्मैश हुए केक को खाता है और उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और हम ईसा की शक्ल देखकर ही समझ सकते हैं कि उसे रायन से कुछ तो बात करनी है। फिर रायन ईसा के लिए न्यू डिश बनाने लगता है और फिर उन दोनों में काम को लेकर बातें होने लगती है। तभी ईसा को पाकशाह का कॉल आता है और वो उसे कुछ सामान लेकर स्टूडियो में आने के लिए कहता है। ईसा भी मान जाती है और फिर वो कॉल कट कर देती है। रायन ईसा से पूछता है कौन है वो गधा जो कि तुमसे इतना काम करवा रहा है? ईसा कहती है कौन होंगे? सीक्रेट ज्योमेट्री एसोसिएशन वाले। फिर रायन ईसा को अपनी स्पेशल डिश खाने के लिए देता है। एक्चुअली वो उसे खिलाने के लिए ही जाता है, पर ईसा उसके हाथ से चम्मच लेती है और वो खुद खाती है। रायन उससे पूछता है कैसा बना है? ईसा कहती है हाँ इम्प्रूवमेंट तो है, पर तुम्हें थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर रायन ईसा के पास आकर कहता है ईसा मुझे काफी दिनों से तुमसे कुछ कहना था। उस दिन जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो पता नहीं क्यों पर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। वो कहते हैं ना कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उनका दुख हमसे देखा नहीं जाता। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मैं तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। तुम्हारे लिए मैं सुपरमार्केट की जॉब छोड़कर यहाँ पर आया शेफ बनने के लिए। ईसा कहती है बस करो, ये वक्त इन सभी बातों का नहीं है। फिलहाल मेरे लिए बस फियोना इम्पोर्टेंट है, पहले उसको अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने दो। रायन कहता है मैं तुम्हारे फीलिंग को समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ईसा कहती है मेरे लाइफ में कुछ गिने चुने ही लोग हैं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। रायन उससे पूछता है तो क्या उन लोगों में मैं नहीं आता? ईसा कहती है नहीं यार, मेरी बातों को समझो। जो लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, अपनी जिंदगी का फैसले लेते वक्त हमें उन लोगों के भी फीलिंग के बारे में सोचना चाहिए। रायन कहता है इट इज ओके, फ्यूचर में चाहे जो भी हो हम दोनों उसका सामना मिलकर करेंगे। ईसा नर्वस होकर कहने लगती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, पहले फियोना को ठीक हो जाने दो और युकाचुंग जब मेरी टाइम ट्रैवल की पहेली को सुलझा देगा तभी रायन उसे बीच में से रोकता है और कहता है तो फिर मुझे भी तो थोड़ा टाइम दो, मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और एक दिन देखना फिर मैं भी तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाऊंगा। फिर वो दोनों उससे ही रिलेटेड बातें करने लगते हैं। फिर हमें फियोना को दिखाया जाता है जिसने की अपनी ट्रीटमेंट शुरू की थी। का फियोना से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, तभी वहाँ पर ईसा आ जाती है। का उन दोनों के लिए हॉट चॉकलेट लाने के लिए बाहर चली जाती है और उन दोनों को बातें करने के लिए कहती है। ईसा फियोना को सर्जरी के बारे में पूछती है। फियोना कहती है कल 6 बजे है। फिर फियोना ईसा को सॉरी कहती है उस दिन गुस्सा होने के लिए। ईसा कहती है हम हमेशा साथ रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करना। फियोना कहती है अब मुझे हर टाइम एक डर लगा रहता है कि टाइम ट्रैवल के वक्त तुमने जो मुझे मरते हुए देखा तो क्या इससे। तभी ईसा उसे बीच में से रोकती है और कहती है अभी फिलहाल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? तुम्हारी हेल्थ। जब तुम ठीक हो जाओगी तो ये साबित हो जाएगा कि फ्यूचर बदला जा सकता है। तभी वहाँ पर का आकर उन दोनों को चिढ़ाने लगती है और ईसा से कहती है तुम्हें यहाँ आने के लिए इतनी देर क्यों हुई? आज के दिन तो बुक स्टोर भी हाफ डे खुला रहता है। तो कहाँ गई थी? क्या तुम सुशी वाले से मिलने गई थी, मतलब रायन से? फिर वो दोनों उसे रायन के बारे में पूछते हैं। ईसा कहती है रायन ने मुझे प्रपोज किया था पर मैंने उसे मना कर दिया। का उससे कहती है पर क्यों? तुम तो उसे पसंद करती थी ना, तुम्हें एक बार सोचना चाहिए था। और इसी टॉपिक पर उन तीनों में बातें होने लगती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब फियोना को सर्जरी के लिए लेके जाते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं और उसके लिए प्रेयर कर रहे थे। फिर हमें ईसा की वॉइस ओवर सुनाई जाती है जो कि कहती है जब मैं छोटी थी और टीवी सीरियल में किसी भी मेन कैरेक्टर को मरते हुए देखती थी तो उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती थी, लेकिन आज जब मैं फियोना को ऐसे हालत में देखती हूँ तो ठीक से समझ में आ रहा है कि दो प्यार करने वालों पर क्या बीतती है। फिर हमें पता चलता है कि ईसा ने रायन को क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि उसे डर था कि वो 2020 में अगर मर गई तो रायन की हालत भी जोनाथन जैसी ना हो। फिर ईसा रायन को मैसेज करके बताती है कि फियोना की सर्जरी हो रही है। रायन उसे मैसेज करता है अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। फिर फियोना के सर्जरी के कुछ दिन बाद डॉक्टर उनको बताते हैं क्या फियोना बिल्कुल ठीक है, बस उसको थोड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर फियोना अंदर से बहुत ज्यादा दुखी थी। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब फियोना बिल्कुल से ठीक हो जाती है, मतलब वो रिकवर हो जाती है। और फिर वो तीनों फ्रेंड इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमें पाकशाई का स्टूडियो दिखाया जाता है। युकाचुंग ने पाकशाई के लिए एक नोट छोड़ा हुआ था कि वो सपोरो जा रहा है, ये एक जापान की सिटी है। फिर हम युकाचुंग को देखते हैं जो कि सपोरो में अपनी कुछ रिसर्च कर रहा था और किसी को तो ढूंढ रहा था। फिर हम फियोना और जोनाथन को देखते हैं जो कि मार्केट से अपने घर जा रहे होते हैं। तभी फियोना रास्ते में एक बेबी को देखती है और वो उस बेबी को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है।
फिर हमें सपोरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक टेम्पल को देखते हैं। उस टेम्पल में युकाचुंग आता है ईसा के मॉम के बैच के बारे में पूछने के लिए। फिर पाक शाय युकाचुंग को मैसेज करके बताता है कि ईसा ने फ्यूचर बदल दिया, मतलब उसने फियोना को बचा लिया और वो उसे क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट करता है। फिर युकाचुंग उस टेम्पल के अंदर चला जाता है और वो एक लेडी से मिलता है और उस लेडी से ईसा के पास जो बैच होता है उसका फोटो दिखाकर पूछने लगता है। वो लेडी उस बैच को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो युकाचुंग को कुछ तो बताती है, वो अभी फिलहाल हमें सुनाया नहीं जाता। फिर हमें हांगकांग के सीन को दिखाया जाता है। ईसा के पापा अपने शॉप को सजा रहे होते हैं क्रिसमस के लिए। तभी उनको एक आदमी का फोन आता है और उन दोनों में रेंट को लेकर बातें होने लगती है क्योंकि उस आदमी ने शॉप का रेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ाया था। ईसा के पापा शॉप का रेंट कम करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करने लगते हैं, पर वो आदमी फोन रख देता है। ईसा के पापा बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि अब मैं क्या करूँगा। फिर हम का और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। का बॉयफ्रेंड थोड़ा टेंशन में होता है, इसीलिए का उससे रीजन पूछती है। वो उसे बताता है कि कंपनी कुछ लोगों को निकाल रही है। का उससे पूछती है तो क्या तुम्हें भी निकाला? उसका बॉयफ्रेंड कहता है नहीं, अभी तो नहीं। का कहती है तो क्या प्रॉब्लम है? उसका बॉयफ्रेंड कहता है अब हमारी कंपनी खुद का ऑनलाइन चैनल शुरू करने वाली है, इसीलिए उन्हें अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, बस कभी कभी हेल्प करने के लिए बुलाएंगे। और हेल्प क्या होगी? इंटरव्यू, शूटिंग, एडिटिंग एंड बाकी सब। का कहती है ये सब बहुत ज्यादा आसान है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, मुझे आता है। और इसी बात को लेकर उन दोनों में लगती है आग और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। का कहती है पर तुम्हें तो अपनी लाइफ में चेंज चाहिए था ना, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि वो चीज अच्छी है या बुरी। का बॉयफ्रेंड कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे मेरे काम में चेंज चाहिए था, पर ऐसा नहीं, मैं अभी 32 साल का हूँ, 10 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं खुद को अच्छे से जानता हूँ और मैं एक जर्नलिस्ट की तरह ही रहना चाहता हूँ। मेरी लाइफ का बस एक ही गोल है कि मैं बेस्ट जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा जिद्दी हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। और फिर वो का को भी बहुत सारी बातें सुनाता है और कहता है कभी कभी तो तुम भी मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगती हो, जो ऑफर आता है उसे ले लेती हो, कई बार तो बेकार एडवर्टीजमेंट करके हजारों डॉलर्स कमाती हो। का चिढ़कर कहती है क्या तुम मेरे से जेलस हो? तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं मेहनत करती नहीं, तुम्हें पता है मुझे भी सीखना पड़ता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कैमरा के सामने हर टाइम स्माइल करना पड़ता है, मैंने भी बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं। का बॉयफ्रेंड कहता है मुझे समझ में नहीं आता यार कि हम दोनों इतने सालों से एक दूसरे के साथ हैं, पर तभी भी अब हम धीरे धीरे अजनबी होते जा रहे हैं। का भी चिढ़कर कहती है तो मुझे भी समझ में नहीं आता, कॉलेज से लेकर आज तक तुमने जो भी डिसीजन लिया मैंने तुम्हारा हर टाइम साथ दिया, पर तुम क्या करते हो, बस हर टाइम मुझे ताना मारते रहते हो। और फिर का उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाती है और लास्ट में कहती है मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूँ, जब गुस्सा आए तब निकाल के चले जाओ। का बॉयफ्रेंड उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है और शायद आप उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर का ये सारी बातें फियोना और ईसा को बताती है। फियोना उसे सजेस्ट करती है कि गुस्सा शांत होने के बाद तुम उससे बात करना, तुम दोनों में कितनी बार झगड़ा हुआ है। का खुद को ही कोसते हुए कहती है मेरी ही गलती थी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, हर सिचुएशन में हम दोनों एक साथ रहे हैं, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद से झूठ बोलती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और फिर वो रोने लगती है और कहती है मुझे ऐसा लगता है कि अगला क्रिसमस अब मुझे अकेले ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। ईसा कहती है पर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे, मजा आएगा। का कहती है पर तुम अलग हो यार। इस पर ईसा कहती है ओ तो ठीक है, तुम अकेले ही सेलिब्रेट करना, मुझे क्या। फिर वो तीनों मस्ती करने लगते हैं। फिर का अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है। फियोना ईसा के पास बैठकर कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतना चुपचाप बैठी हो? ईसा कहती है मुझे का के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। फियोना उससे पूछती है क्या तुमने फ्यूचर में मेरे बेबी को देखा था? ईसा कहती है नहीं। फिर हम रायन को देखते हैं जिसे कि उस शॉप के वर्कर छोटा मोटा काम बता रहे थे और रायन भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। उसे इतना मेहनत करते हुए उस शॉप के ओनर भी देख रहे थे। फिर रात को स्टूडियो में पाकशाई ने क्रिसमस पार्टी रखी होती है। चिंग एलियन से पूछती है क्या आज इस पार्टी में प्रेसिडेंट आने वाले हैं? एलियन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट को ऐसा सब कुछ पसंद नहीं है, पार्टी वगैरह एक्सेट्रा। तभी वहाँ पर ईसा आ जाती है और फिर पाक शाय पार्टी को शुरू करता है और कहता है सबको गेम्स भी खेलने पड़ेंगे। गॉयन उससे पूछता है कैसे गेम्स? पाक शाय कहता है सबसे बढ़िया गेम ट्रूथ और डेयर। वो सब कहने लगते हैं कि आप बोरिंग गेम खेलना है। पाक शाय कहता है अरे बोरिंग नहीं है,
बहुत अच्छी है और मैंने एक डिवाइस बनाया है जो कि हम इस गेम में इस्तेमाल करेंगे। और वो डिवाइस एक मशीन टाइप था। अगर कोई झूठ बोले तो लाल लाइट जलती है और अगर कोई सच बोले तो ब्लू लाइट जलती है। फिर वो सब हंसी मजाक करने लगते हैं और फिर वो अपनी गेम को शुरू करते हैं। पाकशाई बॉटल घुमाता है और पहली बॉटल पाकशाई के ही ऊपर रुकती है। पाकशाई ट्रुथ चुनता है। एलियन उससे पूछता है, क्या तुम कभी प्रेसिडेंट को छोड़ के जाओगे? पाकशाई कहता है, नहीं, मुझे पता है वो थोड़े सनकी है, ठीक से बात नहीं करते, इमोशनल लेस है, लेकिन वो हमारी टीम की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, इसीलिए मैं उनको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर सेकेंड टाइम बॉटल चिंग के ऊपर रुकती है। पाकशाई चिंग से पूछता है, क्या तुम हमारे प्रेसिडेंट को पसंद करती हो? चिंग एम्बैरेसिंग होकर कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी लाल लाइट जलती है। पाकशाई कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम हमारे प्रेसिडेंट को पसंद करती हो। चिंग कहती है, ये मशीन ही खराब है, फेंक दो से। फिर से वो बॉटल घुमाते हैं और इस टाइम बॉटल ईसा के ऊपर रुकती है। चिंग ईसा को कुछ भी नहीं बोलने देती और खुद से ही कहती है, मैं चुनूंगी ट्रूथ। क्या तुम मेरे भैया को पसंद करती हो? ईसा कहती है, तुम ऐसा सवाल मेरे से नहीं पूछ सकती। चिंग कहती है, जल्दी बोलो, यहाँ पर किसी के पास इतना टाइम नहीं है। ईसा एक्सक्यूज देते हुए कहती है, ये सब एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पाकशाई कहता है, इसका मतलब हमारे प्रेसिडेंट का कुछ नहीं हो सकता, मतलब युकाचुंग का। चिंग इसके बारे में पूछती है। एलियन उसे बताता है, ईसा ने जब फर्स्ट टाइम टाइम ट्रेवल किया था तब वहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट उसके बॉयफ्रेंड थे। चिंग ये सुनकर शॉक हो जाती है। ईसा कहती है, देखो, मैं और रायन अच्छे फ्रेंड्स है, पर मेरा और युकाचुंग का कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पर युकाचुंग आ जाता है। वो सब लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसे पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। युकाचुंग कहता है, जिसके पास कोई काम है वो यही रुके और जिसके पास कोई काम नहीं है वो यहाँ से जा सकता है। पर वो पर्सनली ईसा को रुकने के लिए कहता है। ये सब देखकर चिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। युकाचुंग उन सबको बताता है कि मैं होकाइडो और सपोरो गया था। ईसा ने बताए हुए कुछ क्लूज की मदद से मैंने वहाँ पर जाकर सब कुछ चेक किया, तो सच में वहाँ पर वो होटल, नेट कैफे और हॉस्पिटल मौजूद था। पाकशाई कहता है, वाओ, तो क्या सच में ईसा फ्यूचर में जाकर आई है? फिर वो सभी को कुछ फोटोज दिखाने लगता है। वो उसी जगह की फोटो होती है जहाँ पर ईसा जाकर आई है और उसमें उस आदमी की भी फोटो होती है जिसके ट्रक से ईसा का एक्सीडेंट होने वाला है। फिर वो उनको उस आदमी के बारे में बताने लगता है। युकाचुंग कहता है, इसका नाम है कागावारा जीरो, नॉर्थ फॉक्स ब्रोरीज कंपनी का पार्ट टाइम ड्राइवर है। ये 9 to 9 ड्यूटी करता है और इसके पास खुद का घर नहीं है। ये सपोरो में अलग अलग नेट कैफे में जाकर स्टे करता है और काम पे जाने से पहले हॉस्पिटल अपने बेटे से मिलने जाता है। ईसा उस फोटो को देखकर कहती है, मैंने इस आदमी को जब मैंने फर्स्ट टाइम टाइम ट्रेवल किया था तब हॉस्पिटल में देखा था, इसके बाद भी ये मुझे 1-2 बार दिखे है। युकाचुंग ईसा से कहता है, कागावारा जीरो से मिलना भले ही एक कॉन्सिडेंस लगे पर ये पहले से ही तय था। फिर वो ईसा से कहता है, अगली बार अगर तुमने टाइम ट्रेवल किया तो बस तुम्हारा एक ही मकसद है कि तुम्हें किसी भी हालत में इस कागावारा जीरो को ट्रक ड्राइव करने से रोकना होगा। इससे ये एक्सीडेंट दोबारा होगा या नहीं ये कंफर्म करने में हमें हेल्प मिलेगी। फिर हम रायन को देखते हैं। जब वो घर आता है तो वो चिंग के लिए खरबूजा लेकर आया था। वो चिंग को खाने के लिए बुलाने जाता है पर चिंग अपने रूम में उदास बैठी होती है। रायन उसको उसकी उदासी का रीजन पूछता है। चिंग उसे बताती है कि युकाचुंग ईसा का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर रायन शॉक हो जाता है और फिर वो भाई बहन खरबूजा खाते हुए बात करने लगते हैं। और फिर जो कुछ भी स्टूडियो में हुआ चिंग इसके बारे में रायन को बता देती है। रायन कहता है, ओके, तो ये सब फ्यूचर की बातें हैं, तो ये तो मुझे पहले से ही पता था। चिंग उससे कहती है, अब मैं उस क्लास में नहीं जाऊंगी। रायन कहता है, मैंने तुम्हें ये पहले से ही कहा था पर तुम पर ही फिलोसॉफी के क्लास का भूत सवार था। अभी समझ में आया कि तुम्हें उस लड़के में इंटरेस्ट था। फिर रायन उसे समझाने लगता है। वो कहता है, माना मैं फ्यूचर में ईसा का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं उस पर गिव अप कर दूं। किस्मत का कोई भरोसा नहीं, उसे तो बदला भी जा सकता है। देखो, प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है, अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है, समझी? और फिर कहता है, तुम्हारा क्लास न जाने का डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा, उसे बदलना मत। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। चिंग भी इस सब के बारे में सोचती रहती है। फिर हमें स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है। स्टूडियो में ईसा और युकाचुंग ही रुके हुए थे, बाकी सब घर चले गए थे। ईसा युकाचुंग से पूछती है, 940920 इसका मतलब क्या है? ये नंबर युकाचुंग ने ईसा के हाथ पे लिखा था जब वो फर्स्ट टाइम टाइम ट्रेवल करके गई थी। वो कहती है, क्या ये टाइम ट्रेवल के इंसिडेंट्स को सॉल्व करने का सीक्रेट पासवर्ड तो नहीं? युकाचुंग कहता है,
बिल्कुल नहीं। युकाचुंग कहता है सितंबर 20, 1994 को मेरे मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। ईसा ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है मैंने सुना था कि तुम्हारे पेरेंट्स एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। युकाचुंग कहता है मैंने तो ये किसी को नहीं बताया, शायद लोगों को गलतफहमी हुई होगी। फिर युकाचुंग अपनी स्टोरी ईसा को बताने लगता है। जब युकाचुंग छोटा था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई। कुछ रिलेटिव्स से उसको पता चला कि उसके डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया था, इसीलिए वो डिप्रेशन में चली गई और इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर वो ईसा को एक किताब दिखाता है। ईसा कहती है मैंने ये बुक तो नहीं पढ़ी पर इसकी मूवी कई बार देखी है। फिर युकाचुंग उस बुक की स्टोरी उसे बताने लगता है। मैं वो स्टोरी आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि उस बुक में लिखा क्या होता है। एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर उस लड़की के घर वाले उन दोनों के प्यार के खिलाफ होते हैं। फिर एक दिन वो दोनों सुसाइड कर लेते हैं। उसमें लड़की बच जाती है पर वो लड़का मर गया था, इसीलिए वो जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी और उस लड़के की आत्मा उसके आसपास ही भटकती रहती है। ईसा कहती है ये कहानी और रोमांटिक हो सकती थी अगर वो दोनों मिल पाते तो। युकाचुंग ईसा से एक बेस्ट सवाल पूछता है। वो कहता है रोमांस के बाद क्या? फिर कहता है इस कहानी में क्या बताया है कि अगर ये प्यार का ऑब्जेक्शन जल्दी पता लग जाता तो इसका अंजाम ऐसा ना होता। ईसा कहती है पर वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। युकाचुंग कहता है अगर प्यार करना इतना ही पेनफुल होता है तो लोग ये जानकर भी प्यार में क्यों पड़ते हैं। फिर ईसा अपनी फिलोसॉफी झाड़ते हुए कहती है दो लोगों का मिलना किस्मत में ही लिखा होता है। और फिर उन दोनों में प्यार को लेकर बातें होने लगती है। फिर ईसा युकाचुंग को अपने पापा के बारे में बताती है और कहती है अगर उनको दोबारा मौका मिले तो वो यकीनन मेरी मॉम से ही प्यार करना पसंद करेंगे। युकाचुंग इस पर कहता है पर मेरी मॉम ने उसके लिए जान दी जो कभी उससे प्यार ही नहीं करता था। अगर वो पहले ही फ्यूचर को देख पाती तो शायद वो शादी का डिसीजन कभी नहीं लेती। ईसा कहती है शायद तुम्हारी मॉम के लिए प्यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा और कीमती होगा। तुम और मैं शायद उनके प्यार की कीमत ना समझ पाए। अगर तुम किसी से प्यार करने की हिम्मत रखते हो तो इसका मतलब होता है तो भले ही तुम्हें चोट पहुंचे या दुख हो पर तुम्हें इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। युकाचुंग ईसा से कहता है पहली बार तुम्हारी कही हुई बात मुझे सही लगी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ही खत्म हो जाता है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।